फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स में एक जॉब के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो ये नोटिफिकेशन क्या है, इसके एग्ज़ाम की फॉर्म भरने की डेट क्या है, आखिरी डेट क्या है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, क्या अपडेट में आपको रहना ज़रूरी है, इन सब बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमें कमेंट करके बताइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग होने वाली है, लेकिन आपको यहाँ पे पूरे अपडेट मिलेंगे, इसलिए वीडियो एंड तक देखिए। तो देखिए, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट है 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई है और उसकी लास्ट डेट है 30 अक्टूबर तक। और रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 30 अक्टूबर। और ऑनलाइन फ़ी पेमेंट आप कर सकते हो 1 नवंबर तक। जनरेशन ऑफ ऑफिस चलन है, उसका डेट और टाइम है 3 नवंबर तक आप कर सकते हो। पेमेंट का चलन आप ले सकते हो बैंक से 5 नवंबर तक। और सीबीटी टेस्ट जो होगी हमारी फर्स्ट टेस्ट पेपर फर्स्ट का डेट है 22 मार्च से 25 मार्च। और पेपर 2 का डेट अभी नहीं आया है, वो हम रिलीज़ होने के बाद आपको बता देंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट में मेल कैंडिडेट हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो गई है। उनको बैलेंस करने के लिए स्पेशली वुमन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एनकरेज किया जाता है अप्लाई करने के लिए। तो वुमन कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें और गवर्नमेंट में नौकरी पाने का मौका पाएँ। एसएससी में जॉब का पेमेंट स्केल क्या होगा, तो 35,400 से 1,12,400 तक पेमेंट स्केल रहेगा। तो आप जानते हैं इसमें कौन से पोस्ट रहेंगे, कौन से ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे। पहले हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग। तो इसमें सिविल इंजीनियरिंग को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि सीपीडब्ल्यूडी, बाद में आता है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, उसके बाद आता है सेंट्रल वाटर कमीशन और बाद में आता है फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट। और आगे हम बात करते हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज सिविल में है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सिविल। इतने पोस्ट के लिए सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल, उसके लिए बीआरओ है। उसके बाद सीपीडब्ल्यूडी भी है, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन है। उसके बाद आता है डायरेक्टोरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नावल और आता है फराक्का बैरेज प्रोजेक्ट और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही कुछ पोस्ट मैकेनिकल के लिए भी हैं। आप ये पीडीएफ एसएससी की ऑफिशियल साइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। रिजर्वेशन कैटेगरी की तो हम बात करें तो इसमें आते हैं एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। स्पेशल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी दिया गया है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। आगे के पॉइंट में उन्होंने बताया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ के पोस्ट के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट को अप्लाई करना है। नेशनलिटी में आपको दिखाई देगा वो स्टूडेंट इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, नेपाल भूटान का भी हो सकता है। और यहाँ पे एज लिमिट यहाँ पे बताया गया है। तो बीआरओ के लिए जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 30 ईयर्स तक का एज लिमिट है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सीपीडब्ल्यूडी, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, फराक्का बैरेज प्रोजेक्ट, इन सब के लिए मोस्टली 30 ईयर्स तक का एज लिमिट दिया गया है। मतलब जो स्टूडेंट 30 ईयर्स के अंदर आते हैं वो ये फॉर्म इजीली भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो कैटेगरी एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन रहेगा, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी के लिए 13 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी के लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। स्टूडेंट ने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करते वक्त डेट ऑफ बर्थ फिल किया है वो करेक्टली 10th के मार्कशीट पे जो है वो सेम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की। तो सबसे पहले आता है जूनियर इंजीनियर सिविल में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस,
इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। और अदरवाइज अब अगर आपने डिप्लोमा किया है तो 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और उसके साथ 2 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एजुकेशन मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। अगर आपने डिग्री किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आपने डिप्लोमा किया है और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल BRO और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। इसमें आप डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग चलेगा, नहीं तो आप 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया हो तो चलेगा, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे लगेगा। उसके बाद आता है जूनियर इंजीनियरिंग सिविल CPWD। इसमें आपको डिप्लोमा अगर आपका हो गया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल CPWD में भी आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का डिप्लोमा होना बहुत ही ज़रूरी है। अब जूनियर इंजीनियर सिविल सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, इसमें भी आपको डिप्लोमा लगेगा। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, इसमें भी आपको इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना ज़रूरी है। मैकेनिकल के जूनियर इंजीनियर सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, इसमें भी आपका डिप्लोमा होना ज़रूरी है। मोस्टली आगे के आप लिस्ट देख सकते हो। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल सेंट्रल वाटर कमीशन में आपको यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा दोनों भी अप्लाई कर सकते हो। जूनियर इंजीनियर सिविल सेंट्रल वाटर कमीशन में डिग्री या डिप्लोमा होने वाले स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है मैकेनिकल डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें मैकेनिकल स्टूडेंट की डिग्री होना चाहिए तभी वो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वो उनका डिप्लोमा होना चाहिए और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे लगेगा। अब आगे बात करते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपकी डिग्री होनी चाहिए, या फिर अगर आपने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा कंप्लीट किया है और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आता है जूनियर इंजीनियर सिविल फराक्का बैरेज प्रोजेक्ट। इसमें आपने डिप्लोमा सिविल में कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वैसे ही सेम इलेक्ट्रिकल में JEE के लिए फराक्का बैरेज प्रोजेक्ट में डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से होना चाहिए। सेम मैकेनिकल का भी वैसे ही क्राइटेरिया है। जूनियर इंजीनियर सिविल MES के लिए आपकी डिग्री होनी सिविल इंजीनियरिंग में से ज़रूरी है, और 3 ईयर डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना ज़रूरी है। मोस्टली ऑल पोस्ट के लिए आपको डिग्री या फिर डिप्लोमा प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस होना आपका ज़रूरी है। आप ये लिस्ट देख लीजिए। आगे भी जूनियर इंजीनियर सिविल नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसमें डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग लगेगा। वैसे ही सेम इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा और मैकेनिकल का डिप्लोमा JEE के पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं ऑनलाइन अप्लाई कैसा करना है और एप्लीकेशन फ़ीस कैसे भरनी है। तो SSC की ऑफिशियल साइट है https://ssc.nic.in। इस पे जाकर आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो बात करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट को उनका कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ 20 to 50 KB में करके ही अपलोड करना है। अगर आपको 20 से 50 KB के अंदर फोटोग्राफ की साइज़ कैसे करना है पता नहीं है तो हम आई बटन पे आपको एक वीडियो दे रहे हैं, आप वहाँ पे देख लीजिए। फोटोग्राफ से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात है, जिस दिन आप एप्लीकेशन कर रहे हो उससे 3 मंथ ओल्ड प्रीवियस की फ़ोटोग्राफ आपकी नहीं होनी चाहिए, और जो फ़ोटोग्राफ आप अपलोड कर रहे हो जब आपने वो फ़ोटो निकाली है वो डेट आपकी फ़ोटोग्राफ पर प्रिंटेड रहनी चाहिए। अगर आपकी फ़ोटोग्राफ पर वो डेट प्रिंटेड नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। इमेज के डायमेंशंस यहाँ पे बताए गए हैं 3.5 सेंटीमीटर विड्थ और 4.5 सेंटीमीटर हाइट। लास्ट डेट और टाइम सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज़ 30/10 मीन्स 30 अक्टूबर लास्ट डेट है इसकी। स्टूडेंट को ये बताया जाता है कि वो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर लीजिए ताकि लास्ट के क्लोजिंग डेज में साइट पर लोड आ जाता है और आपका फॉर्म फिलअप करना कहीं रह ना जाए और आपके हाथ से ये मौका निकल ना जाए। तो इस फॉर्म भरने के लिए फ़ीस क्या रहेगी, तो फीस है सिर्फ 100 रुपीज़।
वुमेन कैंडिडेट, SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन, जो ये स्टूडेंट है इनके लिए फ़ीस नहीं रहेगी, फ़ीस फ्री रहेगी। फ़ी कैन मतलब आप फ़ी कहाँ से पे कर सकते हो? भीम UPI से कर सकते हो, नेट बैंकिंग, वीसा, मास्टर कार्ड, रुपए क्रेडिट, डेबिट कार्ड, SBI के चलन, इससे आप फ़ी पे कर सकते हो। आप तो जानते हैं ये एग्ज़ाम ओवरऑल इंडिया होने वाले हैं, तो एग्ज़ाम के सेंटर क्या रहेंगे उसके बारे में बात करते हैं। SSC रीजन, सेंट्रल रीजन आता है, उसमें बिहार और उत्तर प्रदेश, तो उसके एग्जामिनेशन सेंटर हैं भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, सॉरी थोड़ा पढ़ने में गलती हो गई। उसके बाद आता है ईस्टर्न रीजन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। ईस्टर्न रीजन में जो कुछ भी एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो आप एक बार वीडियो पॉज करके चेक कर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड रीजन की, उसमें आता है कर्नाटका एंड केरला रीजन, उसमें कर्नाटका, केरला एंड लक्षद्वीप आता है। आप वीडियो पॉज करके यहाँ के एग्जामिनेशन सेंटर नोट कर सकते हो। उसके बाद मध्य प्रदेश सब रीजन, इसमें आता है छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, यहाँ के भी आप एग्जामिनेशन सेंटर चेक कर लो। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसमें आता है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। यहाँ से आप एग्जामिनेशन सेंटर चेक कर लो, आपको कहाँ पे एग्ज़ाम देनी है डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद नॉर्थर्न रीजन में आता है दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तराखंड। उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन में चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड पंजाब, यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद आता है साउथर्न रीजन, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। सबसे आखिर में आता है वेस्टर्न रीजन, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र। यहाँ के सेंटर्स आते हैं पणजी, अहमदाबाद, आनंद, गांधीनगर, मेहसाना, राजकोट, सूरत, वडोदरा, अमरावती, औरंगाबाद, जलगांव, कोल्हापुर, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नासिक एंड पुणे। यहाँ से आप आपके एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हो। कैंडिडेट एग्जाम फॉर्म फिल करते वक्त 3 सेंटर के ऑप्शन दे सकता है। किसी भी सूरत में बाद में एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने के एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें पेपर 2 रहेंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर 2। पेपर फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। तो पेपर फर्स्ट कैसा रहेगा? ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, CBT रहेगा, और उसमें सब्जेक्ट रहेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। उसके लिए 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स का वो रहेगा। उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। सिविल स्ट्रक्चरल में से जनरल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, रिलेटेड इंजीनियरिंग का 100 क्वेश्चन होंगे। इसके लिए टाइम रहेगा 2 आवर्स। और जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट हैं, स्पेशल कैंडिडेट हैं, उनके लिए 40 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम रहेगा। उसके बाद आता है पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा, रिटन एग्जामिनेशन रहेगी। सिविल से हो तो सिविल के क्वेश्चंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल 300 मार्क्स का पेपर रहेगा। इसके लिए भी टाइम 2 आवर का रहेगा। पेपर फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये क्वेश्चंस रहेंगे। पेपर फर्स्ट के लिए नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स। एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। तो आपको ये ख्याल रखना है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। इंडिकेटिव सिलेबस क्या रहेगा? तो इंजीनियरिंग का सिलेबस डिप्लोमा बेस्ड रहेगा, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए। ऑल क्वेश्चन CSI यूनिट में सेट किए जाएंगे। तो पेपर फर्स्ट के लिए क्या सिलेबस रहेगा, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा। उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस। इसके बाद जनरल इंजीनियरिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चरल आता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। इसमें पार्ट फर्स्ट सिविल इंजीनियरिंग, बिल्डिंग मटेरियल्स, एस्टिमेटिंग, ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। पेपर 2 के लिए भी यहाँ पे सिलेबस दिया गया है इन डिटेल में। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, या फिर आप SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी PDF डाउनलोड कर सकते हो।
एग्ज़ाम को जाते वक्त आपको क्या क्या ले जाना है? आपको आपका एडमिशन सर्टिफिकेट यानी कि आपका हॉल टिकट ले जाना है। आपने फॉर्म भरते वक्त जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड किया था, वो 2 पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटोग्राफ्स, ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ उस पे प्रिंटेड होनी चाहिए। फ़ोटो आईडी प्रूफ कौन से ले जा सकते हो आप? आधार कार्ड ले सकते हो, प्रिंट आउट ऑफ आधार भी ले सकते हो, वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज आईडी कार्ड, एम्प्लॉयर आईडी कार्ड, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आप कौन से भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो आईडी कार्ड होते हैं वो ले जा सकते हो। उस पर सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई होनी चाहिए। अगर आपने एग्ज़ाम क्रैक किया तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को जाते वक्त 2 कलर फोटोग्राफ्स, आईडी प्रूफ और अभी जो मैंने डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस ये बताया, इसमें से आपको लेके जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते वक्त आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं? तो फर्स्ट होगा मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी सर्टिफिकेट, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन के लिए अंडरटेकिंग होना चाहिए एनेक्स्टर 6 में, सर्विंग डिफेंस पर्सोनल सर्टिफिकेट एनेक्स्टर 5 में बताया गया है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होगा, वो भी आपको यहाँ पे देना है। और अगर आपने एज रिलैक्सेशन का हेल्प लिया है तो उसके लिए भी रिलेटिव आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे उनको देना है। अब बात आती है पोस्ट प्रेफरेंस की। तो जूनियर इंजीनियर बीआरओ के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो वहाँ पे फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होगी, आपने 2 पेपर क्रैक कर देने के बाद। तो अगर आप फिजिकल क्राइटेरिया में फिट नहीं होते हो तो आपको दूसरे भी पोस्ट नहीं दी जाएगी, इसलिए आप पोस्ट फिलअप करते वक्त अच्छे से ध्यान देके पोस्ट फिल कर दीजिए। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन कैसा रहेगा एग्ज़ाम के लिए। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर 1 एंड पेपर 2 और जनरल कैटेगरी के लिए 30% रहना चाहिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर कैटेगरीज के लिए 20%। पेपर फर्स्ट के जो मार्क हैं उस पे से पेपर 2 के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। पेपर फर्स्ट और पेपर 2 को के मार्क्स देख के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन पेपर फर्स्ट, पेपर 2 और प्रेफरेंसेस ऑफ मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन उनकी तरफ से आपको आपकी पोस्ट दी जाएगी। किसी कैंडिडेट ने अपना प्रेफरेंस पहले दिया है और उसके मेरिट के अनुसार उसे वहाँ पे पोस्ट मिल गई है, लेकिन वो बाद में वहाँ की पोस्ट नहीं चेंज कर सकता, इसलिए आपको ऑप्शन प्रेफरेंस देते वक्त ध्यान से प्रेफरेंसेस देने हैं ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आता है रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, यानी कि अगर कोई 2 कैंडिडेट हैं, उनके पेपर फर्स्ट और पेपर 2 का एवरेज सेम आ गया है तो उनके पहले टोटल मार्क्स पेपर 2 में जो कुछ भी टोटल मार्क्स आए हैं वो चेक किए जाएंगे। उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ चेक की जाएगी। जिस कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ यानी कि उसकी एज ज़्यादा है उसे प्लेस किया जाएगा और फिर बाद में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर स्टूडेंट के देखे जाएंगे। अब आता है एप्लीकेशन फॉर्म में आपके क्या क्या डिटेल्स होने चाहिए। तो उसमें होने चाहिए नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर और हस्बैंड्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, कैंडिडेट का जेंडर होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, रैंकिंग बाय विच द मेरिट इज डिसाइडेड, कंप्लीट एड्रेस और ईमेल एड्रेस होना चाहिए। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू दी कैंडिडेट क्या हैं? तो अप्लाई करने के पहले स्टूडेंट को ये पीडीएफ में के इंस्ट्रक्शंस पहले जान लेनी चाहिए, मैं तो आपको बता रही हूँ। और कैंडिडेट को ये एडवाइस किया जाता है कि लास्ट डेट से पहले आपको आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है, नहीं तो बाद में साइट लोड हो जाएगी और कमीशन इसका जिम्मेदार नहीं रहेगा। एनेक्स्चर फर्स्ट में उन्होंने बताया गया है सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एन एग्जामिनी टू राइट। अगर किसी को लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसका सर्टिफिकेट उन्हें सबमिट कर देना होगा, इसका ये फॉर्मेट रहेगा। एनेक्स्चर 2 में बताया गया है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ऑन स्क्राइब, यहाँ पे आप जिसका है स्पेशली वो सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है?
यहाँ पे बताया गया है। मैं भी जब ऑनलाइन एसएससी का फॉर्म फिल करूँगी उसका एक डेमो आपको बता दूँगी, ताकि आपको ऑनलाइन एसएससी का फॉर्म भरते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए इस पीडीएफ में कुछ बताया गया है, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या होता है? अगर आपने एसएससी में एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए बिना रजिस्ट्रेशन करे डायरेक्ट लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हो। आपको हमेशा हमेशा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले इसमें ये पूछा गया है, डू यू हैव आधार? तो आपको पास आधार है तो आपको यस करना है। यहाँ पे आधार नंबर फिल करना है, उसके बाद वेरीफाई आधार नंबर करके डबल आपको आपका आधार नंबर फिल कर देना है। उसके बाद आता है टाइप ऑफ आईडी। आईडी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, वोटर आईडी, आधार कार्ड, कौन सी भी आप आईडी चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको आईडी नंबर डालना है आपका, उसका नाम, आपका जो नेम है, रिलेटिव नेम है क्या भी है तो आप वहाँ पे डाल सकते हो। वेरीफाइड नेम, उसमें आपको डबल आपका नाम एंटर करना है। आप स्टूडेंट, आप ये ध्यान दीजिए, जहाँ पे स्टार है वो आपको कंपलसरी इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा, हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम? मतलब आपने आपका नाम चेंज किया है? यस किया है तो यस, नहीं किया है तो नो। अगर किया है तो न्यू नेम, चेंज नेम आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद फादर्स नेम आपको डालना है। फादर नेम एंटर कर देने के बाद आपको आपका फादर नेम डबल एंटर करने के बाद वेरीफाई करना है। इसके बाद आता है मदर्स नेम, आपको मदर नेम एंटर करना है डबल उसके बाद वेरीफाई मदर नेम करना है। इसके बाद आपको एंटर करना है डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो कुछ भी आईडी पे, 10th की मार्कशीट पे, टीसी पे जो कुछ भी डेट ऑफ बर्थ है करेक्ट फिल कर देनी है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको वेरीफाई कर देनी है। अब मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्जामिनेशन डिटेल्स आपको देने हैं। आपके एजुकेशन बोर्ड कौन सा होगा, स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई है, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है, वेरीफाई करना है एजुकेशन बोर्ड। रोल नंबर जो भी कुछ भी है आपका सर्टिफिकेट पर, 10th के सर्टिफिकेट पर, वो रोल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। वेरीफाई रोल नंबर करना है। ईयर ऑफ पासिंग है 2012, 2014 जो कुछ भी है आपको यहाँ पे फिल करना है। वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग करना है। जेंडर आपका मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो कुछ भी है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद जेंडर भी आपको वेरीफाई करना है। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। डिप्लोमा हुआ है, ग्रेजुएशन हुआ है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको करेक्ट फिल कर देना है। मोबाइल नंबर फिल कर देने के बाद आपको आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। इसके बाद आपका ईमेल आईडी फिल कर देना है और आपका ईमेल आईडी आपको वेरीफाई कर देना है और आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देने के बाद आपके पास एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आपको आपकी कैटेगरी फिल करनी है। जनरल है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी आपको फिल कर देनी है। वेरीफाई कैटेगरी करनी है। नेशनैलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आपके गाल पर तिल है या फिर कोई भी मार्क है आपके फेस पर तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। आर यू अ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी? हो तो यस करो, नहीं तो नो करो। अगर हो तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी पड़ेगी। उसके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर भी आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा। इसके बाद आपको आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना है। परमानेंट एड्रेस फिल कर देने के बाद आपका स्टेट यहाँ पे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कोई भी हो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, पिन कोड डालना है अपना। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इज़ प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस? अगर है तो यस करो, नहीं है तो नो करो और प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करो अगर चेंज है तो। उसका भी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड आपको यहाँ पे डालना है और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देने हैं और आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक नेक्स्ट कर देने के बाद आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा। उसमें दिखाया गया है डिक्लेरेशन। आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बाय मी इन दिस फॉर्म इज़ ट्रू। मतलब आपके पास से दी गई इन्फॉर्मेशन ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। आई अंडरस्टैंड दैट इन द इवेंट ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन बीइंग फाउंड फॉल्स और इनकरेक्ट एट एनी स्टेज माई कैंडिडेचर अपॉइंटमेंट इज लाइबल टू बी कैंसल्ड, टर्मिनेटेड।
यहाँ पे आप डिक्लेरेशन दे रहे हो कि जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मैंने फिल की है वो करेक्ट है। अगर इनकरेक्ट निकल आई तो मेरा कैंडिडेचर अपॉइंटमेंट आप कैंसिल कर सकते हो। उस पर वहाँ पे आई एग्री एक चेक बॉक्स है, उसको आपको चेक करना है और आपको फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के पहले आप एक बार अच्छे से अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो, उसका ड्राफ्ट प्रिंट लेके देख सकते हो और उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। तो सबसे पहले आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त पहले आपको कैंडिडेट नेम मतलब खुद का नाम यहाँ पे एंटर कर देना है, जो कि 10th सर्टिफिकेट पर है वही नाम आपको एंटर कर देना है। अगर आपका नाम चेंज किया हुआ है तो चेंज भी नाम आपको यहाँ पे डालना है। 3rd पॉइंट में आपको आपका फादर का नाम एंटर करना है। 4th पॉइंट में आपको मदर का पूरा नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो कि 10th के सर्टिफिकेट पर रजिस्ट्रेशन में आपने फिल की है वो आपको यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ डालना है। और डेट ऑफ बर्थ फिल कर देने के बाद एज एज ऑन 1/1/2021 मतलब 1 जनवरी 2021 के अनुसार आपकी एज क्या होती है वो वहाँ पे कैलकुलेट करके आ जाएगी। जेंडर आपका मेल है, कैटेगरी जनरल है, ये आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो ये डिटेल्स अपने आप वहाँ पे आ जाएंगे। अगर नहीं है तो फिल कर दीजिए। PWD कैंडिडेट्स हो यस और नो वही फिल कर दो। नेशनलिटी आपने ये जो कुछ भी रजिस्ट्रेशन करते वक्त फिल किया है वो यहाँ पे आ जाएगा, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर के प्रेफरेंस देने हैं। जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसका प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि एक बार आपने प्रेफरेंस दिया आप एग्जामिनेशन सेंटर नहीं चेंज कर सकते, तो इसका ध्यान आपको रखना। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको पूछा जाएगा एक्स सर्विसमैन हो यस हो नो हो, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो अगर हो तो। एक्स सर्विसमैन के बेनिफिट आप ले रहे हो तो यस करो, नहीं तो नो करो। सिविल पोस्ट की ज्वाइनिंग डेट आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। अगर कोई फिजिकल लिमिटेशन का सर्टिफिकेट आपने दिया है राइटिंग के लिए तो उसको यस नो करो। स्क्राइब रिक्वायर्ड है तो भी आप यहाँ पे यस और नो कर सकते हो। अगर आपने एज रिलैक्सेशन का कोई हेल्प लिया है तो उसके लिए यस कीजिए। उसके लिए यस किया तो इंडिकेट कोड, आपको कोड इंडिकेट करना है। आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल उसके लिए आपको यहाँ पे सिलेक्शन कर। अब आता है टैब क्वालिफिकेशन डिटेल्स का। क्वालिफाइंग डिप्लोमा और डिग्री, आपने डिग्री किया है, बीटेक किया है, बीई किया है या फिर डिप्लोमा किया है तो वहाँ पे वो सिलेक्ट कीजिए। आपका सब्जेक्ट और स्ट्रीम यानी कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कुछ भी है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेनी है, रोल नंबर सिलेक्ट कर लेना है, ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्ट कर लेना है, CGPA है तो CGPA एंटर कीजिए, परसेंटेज है तो परसेंटेज एंटर कर सकते हो। तो इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, डू यू हैव टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर असेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल कर देनी है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर सकते हो। आपका जो एड्रेस आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त फिल किया था वो एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। अब बात करते हैं फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर की। फोटोग्राफ की साइज़ आपकी 20 to 50 KB होनी चाहिए। फॉर्मेट JPG होना चाहिए। उसकी इमेज साइज़ होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर विड्थ और 4.5 सेंटीमीटर हाइट। अगर आपको इमेज की साइज़ कम ज़्यादा करनी नहीं आ रही है तो मैं आपको आई बटन में वीडियो दे रही हूँ, आप चेक कर लीजिए। सिग्नेचर का भी सेम क्राइटेरिया है, उसके लिए फाइल साइज़ 10 to 20 KB होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट होना चाहिए और 4 सेंटीमीटर विड्थ और 2 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। आप यहाँ पे अच्छे से चेक कर लीजिए फिर ही फाइल अपलोड कर लीजिए। डिक्लेरेशन में उन्होंने बताया गया है, आई हैव रीड द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन एंड एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि मैंने कि एग्ज़ाम की नोटिस देखी है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में एक्सेप्ट करता हूँ। और इसके बाद आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द स्टेटमेंट मेड इन दिस एप्लीकेशन आर ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। आई अंडरस्टैंड दैट इन द इवेंट ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन बीइंग फ्रॉड
being found false or incorrect at any stage or not satisfying the eligibility criteria according to notice of examination, my candidature appointment is liable to be cancelled and terminated. I am willing to serve anywhere in India. इसमें बताया गया है, मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है। अगर गलत हुई तो मुझे मेरा कैंडिडेचर अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा और मैं इंडिया में किसी भी जगह पे काम करने के लिए रेडी हूँ। आई एग्री के बटन पर आपको क्लिक करना है, वहाँ पे एक कैप्चा दिखाई देगा, वो कैप्चा आपको करेक्टली एंटर कर देना है। उसके बाद आपको प्रीव्यू पर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। प्रीव्यू पर क्लिक कर देने के बाद आपके पास आपका पूरा फॉर्म फिलअप किया गया आएगा। अगर आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल की गई है तो आप वहाँ पे फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हो, या फिर अगर आप मेल कैंडिडेट हो, अदर कैंडिडेट हो तो वहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आप वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, वीज़ा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो और आपको आपका फॉर्म फाइनल सबमिट कर देना है। अब BRO के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए क्या मेडिकल इंस्पेक्शन के लिए स्पेशल रूल्स हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है दैट द कैंडिडेट इज सफिशिएंटली इंटेलिजेंट, एनी डिफेक्ट में बी ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, दैट हिज बेयरिंग इज गुड एंड दैट देयर इज नो साइन ऑफ डिसीज ऑफ ईयर नोज थ्रोट, ईयर नोज थ्रोट का कोई भी डिसीज नहीं होना चाहिए, दैट हिज विजन विथ आइदर आई इज अप टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, हिज आईज आर ब्राइट, clear and with no obvious squint and other abnormality, movement of eyeballs should be full and free in all dimensions, that his speech is without impediment, that he has no glandular swelling, that his chest is well formed and that his heart and lungs are sound, that his limbs are well formed and fully developed, that there is free and perfect action of all the points, that his feet and toes are well formed। ये कुछ भी रूल्स हैं आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लो या फिर वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको कोई प्रॉब्लम्स है, मेरे से कोई बात बोलने की रह गई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप में मेरी कमियां निकालोगे तो मैं उन्हें सुधारने की ज़रूर कोशिश करूंगी। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए दोस्तों मिलती हूँ एक नई अपडेट लेकर, अगली वीडियो में आपको मिलूँगी। तब तक के लिए जय हिंद।